नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पिछली 4 क्लासेस में आपको मॉब क्या होता है उसके बारे में बताया, उसका ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। उसके साथ साथ मैंने आपको कम्युनिटी बताई, उसके बाद में फिर आपको राष्ट्र बताया, फिर उसके बाद में आपको बताया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इस तरीके से हमारी जो इंटरनेशनल की जो जर्नी है वो चली आ रही है। और आज पांचवा लेक्चर में मैं आपको डिफाइन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार राष्ट्रवाद से हम उपराष्ट्रवाद की ओर कैसे जाते हैं। यानी कि एक होता है एग्रेसिव नेशनलिज्म, यानी इसका एक निगेटिव रूप होता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म जो होता है इसका एक नकारात्मक पहलू है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल में निगेटिव मतलब कि जो राष्ट्रवाद है यानी कि जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है वो केवल और केवल दूसरे देश के लोगों पे हमला करना, अपने देश के फायदे के लिए यानी अपने देश के राष्ट्र के हित के लिए किसी दूसरे देश पर हमला करना, वहाँ के लोगों को मारना, वहाँ के लोगों को रिसोर्स को छीनना और वहाँ के लोगों का दमन करना, उनका शोषण करना, ये होता है उग्र राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिवनिज्म। एग्जाम्पल आपका ब्रिटेन ने भारत को लगभग 190 साल तक गुलाम बनाए रखा, भारत के लोगों का शोषण किया, भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा, भारत के लोगों को दमन किया, उनकी हत्याएं की और हत्या ही नहीं की बल्कि भारत की जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के रख दिया। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट हो या मतलब लोअर इंडस्ट्रीज हो, सबकी कमर तोड़ दी और भारत को एक पंगु बना दिया। सिर्फ क्या कि ब्रिटेन का उग्र राष्ट्रवाद था। जब भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना किसी देश में पनपती है, जब भी किसी के देश में उग्र राष्ट्रवाद की भावना देश की जनता के पनपती है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश का नुकसान होता है। तो हमें मतलब कि उग्र राष्ट्रवाद नहीं बनना, हमें राष्ट्रवादी बनना है, ताकि राष्ट्रवादी एक सकारात्मक धारणा है। उससे क्या होगा, हमारे देश के जो लोग हैं उसका भी कल्याण होगा और साथ ही जो हमारे पड़ोसी देश जो मित्र राष्ट्र उनसे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। क्या हिटलर के राष्ट्रवाद ने क्या विश्व का भला किया? क्या मुसोलिनी इटली के जो मतलब कि जो नेता था, कि लीडर था, क्या उसके राष्ट्रवाद ने विश्व का भला किया? नहीं किया। क्या ब्रिटिश के जो मतलब जो ब्रिटिश का राष्ट्रवाद था क्या भारत का भला किया? नहीं किया, हमारा शोषण किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्रेसिवनिज्म अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अगर आपने पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाया तो उसमें आप भी नुकसानदाय में मतलब उन नुकसान में रहेंगे। क्या 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 हिटलर के राष्ट्रवाद ने क्या ब्रिटिश को मतलब जर्मनी को फायदा पहुंचाया? क्या मुसोलिनी के राष्ट्रवाद ने क्या मतलब इटली को फायदा पहुंचाया? नहीं। क्योंकि जब आप पूरे विश्व पर आप अगर अपनी सत्ता थोपना चाहते हैं तो कहीं न कहीं अगर आप विश्व का शोषण कर रहे हैं तो उसमें कहेंगे आपको भी शोषण होगा। तो ऐसी कौन सी लाइन खींची जाए कि जिससे मतलब उग्र राष्ट्रवाद की भावना ना पनप पाए। उसके लिए है आपका ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। देखिए, जमीन का टुकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ की मानव इंपॉर्टेंट है। जमीन का टुकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ के जो मतलब कि जो मतलब कि मानव है उनके अधिकारों की वैल्यू है। हमें मानवीय मतलब जो मानवीय धारणा पर काम करना है, ना कि जमीन के टुकड़े पर काम करना है। अच्छा, जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानवाधिकार, आखिर इसकी लकीर कौन खींचेगा? क्या यूनाइटेड नेशन खींचेगा? क्या वर्ल्ड बैंक खींचेगा? क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक खींचेगा या अमेरिका खींचेगा? अगर अमेरिका खींचेगा तो वो अपने इंटरेस्ट को लेकर के बाउंड्री मतलब एक सीमा बनाएगा। अगर यूनाइटेड नेशन अगर रेखा खींचेगा मतलब मानवाधिकार की, तो उसकी आप दशा जानते ही हो कि उसकी दशा क्या है। 5 कंट्रीज केवल उस पर केवल रूल कर रहे हैं। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की तो उसकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वो ह्यूमन राइट्स मतलब कि मानवाधिकार के मतलब सीमा को खींच सके। तो कौन डिसाइड करेगा कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना न पनपे? उसके लिए ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार जरूरी है, मतलब मानव के अधिकार जरूरी है, उनकी गरिमा जरूरी है, उनका सम्मान जरूरी है, उनका आत्मसम्मान जरूरी है। जमीन का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनप पाती है। जब भी भारत पाकिस्तान पर
मतलब कि या इनडायरेक्टली हमले करते हैं, प्रॉक्सी वॉर होता है, तब भारतीयों के उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनप पाती है कि बस पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब छुड़वा देना चाहिए। जब चीन की बात करते हैं तो चीन के मतलब भारतीयों के अंदर एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की भावना पनप जाती है। क्या ये ठीक है? सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि चीन हमसे किस सेक्टर में आगे है। आज चीन हमसे आईटी सेक्टर में आगे है, आज चीन हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, आज हमसे चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। अगर चीन अपना रॉ मटेरियल अगर इंडिया ना एक्सपोर्ट करे तो भारत की जो मोबाइल कंपनियां ठप हो जाएंगी। ये मीडिया वाले, ये हमारे देश के जो लीडर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मतलब बायकॉट चाइना गुड्स। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं? जबकि हमारा जो लगभग 50 से 60 बिलियन का डॉलर जो मतलब बिजनेस होता है हमारा इंडिया चाइना का, और फिर भी हम चाइना से हमेशा बिजनेस में घाटे में रहते हैं। तो एक बाउंड्री खींचेगा, इसकी बाउंड्री कौन खींचेगा? इसकी बाउंड्री खींचेगा एक दूसरे देश। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में केवल इंटरेस्ट देखे जाते हैं। अगर हमको पाकिस्तान से फायदा है, अगर हमको चाइना से फायदा है, ठीक है। अगर हमारे देश के लिए अगर फायदेमंद चीज़ है तो ठीक है, हम उसको लाएंगे। जैसे फ्रांस से राफेल विमान लाए गए, रशिया से ब्रह्मोस मिसाइल लाएगी। तो राष्ट्रवाद जो एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये नकारात्मक धारणा है, और एग्रेसिव नेशनलिज्म कहीं ना कहीं अगर पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहा है तो कल आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए एग्रेसिव नेशनलिज्म की धारणा न पनपने दें अपने आत्मा में, अपने हृदय में, अपने मन में। नेशनलिज्म की पॉलिसी, नेशनलिज्म फॉलो कीजिए आप, मतलब कि आप राष्ट्रवाद फॉलो कीजिए, आप सकारात्मक राष्ट्रवाद फॉलो कीजिए, आप नकारात्मक राष्ट्रवाद फॉलो मत कीजिए, कहीं इससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड स्टेट। अभी का प्रोटेक्टेड स्टेट क्या होता है? प्रोटेक्टेड स्टेट क्या होता है? क्या होता है प्रोटेक्टेड स्टेट? मतलब कि इसे कहते हैं सुरक्षित राज्य, यानी कि सुरक्षित राज्य। ये क्या होता है? देखिए, सिंपल सी परिभाषा है। सपोज मान लिया कि आपका फैमिली है, आपका परिवार है, और आपकी फैमिली अगर अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, अपनी जो पड़ोसी रिश्ते हैं उनको अच्छे से नहीं मतलब बना पा रही है, तो हम क्या करेंगे? हम किसी रिश्तेदार का सहारा लेंगे ताकि वो आकर के हमारे जो पड़ोसी संबंध है उसको मतलब कि बेहतर कराए, और उसी तरीके जो हमारी घर की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी ले ले। इसी तरीके से क्या होता है कि प्रोटेक्टेड स्टेट किसे कहते हैं? प्रोटेक्टेड स्टेट उसे कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा और विदेश नीति अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, तो किसी दूसरे देश के माध्यम से उस देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय विदेश नीति को मतलब कि दूसरा राष्ट्र उसको उसको लागू करे, यानी कि उसकी सुरक्षा करे, यानी सुरक्षा की और जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको लागू करे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है इंडिया और भूटान। 1949 में दार्जिलिंग एग्रीमेंट हुआ था। शायद आज आपको पहली बार पता चला होगा कि दार्जिलिंग एग्रीमेंट भी हुआ था इंडिया और भूटान के। ये एग्रीमेंट क्या कहता है? ये एग्रीमेंट कहता है कि भूटान की सुरक्षा और विदेश नीति को कौन संभालेगा? उसको भारत संभालेगा। विदेश नीति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की है। हालांकि भारत सरकार ने मतलब भूटान को अपने फैसले लेने का पूर्ण अधिकार दे रखा है कि आप अधिकार ले सकते हैं, आप जो भी जजमेंट चाहे आप ले सकते हैं, और ऐसा है भी। कभी भी क्या होता है कि भूटान जो है वो जो दार्जिलिंग एग्रीमेंट है उसका कहने की वॉल्यूशन भी करता है, लेकिन हम युद्ध की पॉलिसी नहीं फॉलो करते हैं, हम युद्ध नहीं पर अपनाते हैं। युद्ध हमारा सबसे वैकल्पिक राष्ट्र, सबसे अंतिम विकल्प है। आपने जापान के बारे में सुना होगा। जापान जो है उसको अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है, उससे सुरक्षा की बात करता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं लागू करता है पूरे विश्व पे।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोटेक्टेड स्टेट के आड़ में बहुत बड़े बड़े ऐसे मतलब बहुत बड़े ऐसे युद्ध सामने आए हैं। जब भी अमेरिका को लगा कि ये हमारे मतलब कि नीतियों के अगेंस्ट जा रहा है तो उससे वॉर कर लेते हैं। जब भी लगा कि ये हमारे मतलब कि अमेरिकी और मतलब जो अमेरिकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे डिफेंस पॉलिसी हो, अगर इसके अगेंस्ट कंट्री को जा रहा है तो उस पर हमला कर देते हैं। जैसे कि 2003 में मतलब 2001 में जब लादेन ने अटैक किया मतलब कि अमेरिका पर, तो उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की क्या दशा की, ईरान इराक से उसकी मतलब कि कैसे मतलब कैसे ईरान और इराक पर कब्जा किया, उस पर हमले किए, कैसे वियतनाम पर हमला किया। तो कहीं न कहीं हम भारतीय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम युद्ध अंतिम विकल्प समझते हैं। तो चलिए, तो दार्जिलिंग एग्रीमेंट में यही है मतलब कि भारत भूटान की सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी लेता है कि हम इसकी सुरक्षा और विदेश नीति को पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन फिर भी भूटान को यह पूर्ण अधिकार दिया भारत सरकार ने कि अगर आपको लगता है कि आपको जजमेंट ठीक है, आप अगर फॉरेन पॉलिसी या सुरक्षा को लेकर आपको अगर जजमेंट ठीक ले पाए तो आप लीजिए, आप इंडिपेंडेंस है। कभी कभी भूटान तो क्या करता है कि जो 1949 का जो दार्जिलिंग एग्रीमेंट है उसका वोलेशन होता है, लेकिन फिर भी भारत कुछ नहीं कहता क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। देखिए, देश पूरे विश्व में दो राष्ट्र हैं, दो टाइप के राष्ट्र हैं। एक है हार्ड पावर। सबसे पहले इसकी स्टेट की डेफिनेशन आपको मतलब कि नोट कर दो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। When a sovereign country when a sovereign country become dependent on other country for security and foreign policy. It is called protected state. When a sovereign country becomes independent on other country for security and foreign policy, it is called a protected state. इसकी मैं हिंदी में भी डेफिनेशन आपको नोट की दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब कोई संप्रभु राष्ट्र की
सुरक्षा और विदेश नीति। विदेश नीति को कोई दूसरा देश जब कोई संप्रभु राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र की सुरक्षा और विदेश नीति तो कोई दूसरा देश या दूसरा राष्ट्र जिम्मेदारी लेता है, तो उसे संरक्षित राज्य कहते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1 मिनट आप होल्ड करिए, 1 मिनट बाद में आता हूँ। तो आई होप आपने प्रोटेक्टेड स्टेट की डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर ली होगी। देखिए, राष्ट्र 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। देखिए, हार्ड पावर कंट्रीज वो होते हैं जो युद्ध में विश्वास करते हैं, और सॉफ्ट पावर वो होते हैं जो डिप्लोमेसी पर विश्वास करते हैं। जब सॉफ्ट पावर के पास कोई अंतिम विकल्प, जब कोई विकल्प नहीं रहता है, तब वो युद्ध की पॉलिसी को अपनाते हैं। लेकिन वही जो हार्ड पावर होते हैं, अगर उनको जरा सा शंका हुई कि हमको ईरान से खतरा है, हमको इराक से खतरा है, हमको अफगानिस्तान से खतरा है, या हमको सीरिया से खतरा है, या हमको रशिया से खतरा है, तो उस पर हमला कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अमेरिका एक हार्ड पावर कंट्री है। जब भी अमेरिका को लगता है कि हम हमारे मतलब कि ईरान, इराक, अगर सीरिया, अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं देश की संप्रभु राष्ट्र मतलब संप्रभु को खतरे के लिए, तो अमेरिका हमला कर देता है। आपने देखा होगा कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। आखिर अगर अब क्यों हमला किया था अफगानिस्तान पे? उसकी वजह यह है, शायद आपको पहले पता चला होगा कि देखिए, युद्ध जब होता है तो उसकी भी एक कैलकुलेशन की जाती है कि हमें युद्ध में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर किसी कंट्री को लाभ कम है और लागत ज़्यादा है, तो वो देश युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अगर वही दूसरा देश अगर लाभ और लागत बराबर है, तो भी वो डिप्लोमेसी से काम करेगा। लेकिन जिस देश में लाभ ज़्यादा है और लागत कम है, तो वो राष्ट्र सीधे युद्ध करेगा। ये डिसाइड करता है युद्ध। आप प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्योंकि रशिया एक हार्ड पावर कंट्री है। वहीं अमेरिका, अभी रिसेंटली खबर आ रही है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वो अमेरिकी कारण हुआ है। अब इस प्रकार से देश की सरकार को अस्थिर करना, ये क्या है? यानी कहने की अब ये समझ आ रहा कि मतलब कि अब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर जगह स्मार्ट पावर काम करने लगी है। जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर काम करना स्टार्ट किया है। किसी देश की सरकार को अस्थिर करना, उसकी सरकार गिरा देना, वहाँ पर आर्मी रूल स्टैब्लिश होना, वहाँ की जनता को सरकार के भड़का देना, ये तो स्मार्ट पावर का काम है। तो अब लगता है कि पूरा विश्व जो है अब एक मतलब नया कॉन्सेप्ट गढ़ा जा रहा है, जिसे कहते हैं स्मार्ट पावर। वहीं तो अमेरिका इस पे चलता है। अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया, अमेरिका ने मतलब इराक पे अटैक किया, सीरिया पे अटैक किया, अफगानिस्तान पे अटैक किया। क्यों अटैक किया? देखिए, उसका मोटिव ये नहीं था कि मतलब कि हमें टेररिज्म खत्म करना। उसका मोटिव ये था कि हमें इससे बेनिफिट क्या होगा। अब देखिए, बताओ उससे बेनिफिट क्या होगा। मान लिया कि ये आपका अफगानिस्तान है और ये आपका अमेरिका।
अब वो क्या चाहता है कि वो ये चाहता है कि हम अगर इस अफगानिस्तान को कब्जा कर लेंगे तो हम ईरान पे कंट्रोल कर लेंगे, इधर हम इराक कंट्रोल कर लेंगे, इधर सीरिया कर लेंगे, इधर रशिया कर लेंगे, इधर इंडिया कर लेंगे, इधर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ हमारी नोटो सेना बैठ जाएगी, नोटो सेना। तो कहीं ना कहीं नोटो सेना जब बैठ जाएगी तो यहाँ से हम पूरे इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो इससे क्या और ये अच्छा कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि ये एनर्जी के मतलब कि यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी पेट्रोलियम के स्रोत यहाँ पे, इसलिए वो कंट्रोल करना चाह रहा था अफगानिस्तान पे। तो और जो सॉफ्ट पावर कंट्री होती हैं वो मतलब युद्ध को अंतिम विकल्प समझती हैं। जैसे इंडिया चाइना, गलवान वैली में चाइना ने हमारे सैनिकों को मारा, शहीद हुए। उसके बाद भी हमने क्या किया, सॉफ्ट पावर मतलब हमने सॉफ्ट पावर पर काम किया। हमने युद्ध नहीं लड़ा, हमने उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया, हमने डिप्लोमेसी थ्रू बात करना स्टार्ट किया ताकि मतलब युद्ध ना हो सके। उसके बाद में प्योंगयांग लेक पे उसने अटैक किया। कभी कभी जो चाइनीज आर्मी भारतीय बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तब भी युद्ध की मतलब पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया तो भारत पहला देश है जिसे समर्थन दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए समर्थन, लेकिन भारत एक पहला देश जिसने पहला समर्थन किया चाइना का। तो कहने मतलब ये कि भारत एक सॉफ्ट पावर नेचर कंट्री है, वो युद्ध में बिलीव नहीं करता है क्योंकि हम लोग बुद्ध की ओर चलते हैं, हम लोग बुद्ध को मानते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट आपका है, नया कीवर्ड आपका है बफर स्टेट। इसके बाद हम नए टर्मिनोलॉजी काम करते हैं, बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट ठीक है, पहले आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन पे काम आपको नोट भी करवा दूंगा। देखिए बफर सिंपल अगर समझाता है बफर स्टेट क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मान लिया कि आप मतलब कि एक ए पर्सन है और उसकी बहन है बी। अब इन दोनों ने क्या किया कि ए मतलब कि एक भाई ने कहा कि हमारे अपनी बहन को बहुत मारेंगे, लेकिन उसके बीच में पिताजी खड़े हैं कि पिताजी कहेंगे अच्छा आप उसको मारोगे, आइए। तो पहले कि जो आपके पिताजी हैं वो क्या एक मतलब कि वो दोनों को शांत करेंगे कि आप दोनों लड़ो मत, आप दोनों शांति का सहयोग दीजिए, तो उसे कहते हैं बफर स्टेट, यानी आपके पिताजी क्या है एक बफर स्टेट है। तो उसी प्रकार से जब किसी दो महाशक्तियों के बीच में एक ऐसा राष्ट्र हो जो कमजोर हो, उसे कहते हैं बफर स्टेट, यानी कि वो जो राष्ट्र कमजोर राष्ट्र होता है वो दोनों महाशक्तियों को युद्ध को रोकने की कोशिश करता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में नेपाल, इंडिया और चाइना दोनों आर्थिक महाशक्ति हैं, दोनों मतलब रक्षा शक्तियां हैं, लेकिन उनको कौन रोके हुए हैं? उनको नेपाल। जब भी इंडिया चाइना टेंशन बढ़ती है तो नेपाल उनको मतलब एक बैलेंस कर लेता है, तो इसे कहते हैं बफर स्टेट। और अगर कहीं नेपाल भी अगर कहीं मजबूत राष्ट्र होता, वो भी शक्ति आर्थिक शक्ति होता, डिफेंस शक्ति होता, तो उससे खुद भारत से संबंध खराब होते हैं, चाइना से संबंध खराब होते हैं। तो बफर से मतलब ये होना है कि आप दो शक्तियों के बीच में जो देश है उसको कमजोर होना मैंडेटरी है, उसे कहते हैं बफर स्टेट कंट्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको डेफिनेशन पर नोट करने जा रहा हूँ, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। बफर स्टेट a smaller and
and relatively less power for country less power country or state situated between two powerful country country is called a buffer state आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में भी नोट डाउन कहता हूँ डेफिनेशन, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। जब दो महाशक्तियों के बीच में एक कमजोर राष्ट्र स्थित हो, उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट कहते हैं। तो उसे बफर स्टेट कहते हैं, यानी कि जब दो महाशक्तियों के बीच में कोई कमजोर राष्ट्र स्थित हो उसे हम कहते हैं बफर स्टेट। जैसे कि नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम कर रहा है, क्योंकि वो कहने की दोनों शक्तियों के युद्ध की संभावना को कम कर देता है। और अगर कहीं नेपाल भी कहीं अगर शक्तिशाली देश होता तो नेपाल के संबंध भारत से और चाइना दोनों से खराब हो सकते थे। तो मतलब कि जब दो महाशक्तियों के बीच में एक कमजोर राष्ट्र का होना जरूरी है तो उसे कहते हैं बफर स्टेट। एग्जाम्पल, इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल। तो इसके बाद मैं एक और टर्मिनोलॉजी को आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि वो भी कहीं न कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। देखिए, एक होता है राष्ट्र, एक होता है राज्य, और प्रेजेंट टाइम में सभी राष्ट्र राज्य हैं। लेकिन जो हमारा राष्ट्र है वो एक भावनात्मक और काल्पनिक विषय है, और वहीं राष्ट्र क्या है? राज्य एक कानूनी अवधारणा है। सपोज मान लिया कि आप यानी आपके पापा और लगभग उनके 4 पुत्र, और 4 पुत्र किसी दूसरे फ्रेंड को अपने घर में बुला लाएं और कहें ये मेरा घर है। हालांकि उनका घर है, क्योंकि वो क्या है, वो उस घर की जो उस घर में मतलब उस घर से उनकी भावनाएं जो है जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए वो घर किसका है? वो घर आपके सिर्फ पिताजी का है, क्योंकि वो एक कानूनी अवधारणा है, उसे कानून ने मान्यता दी है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी राज्य शब्द का मतलब कि जब भी का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर कानूनी अवधारणा देखी जाती है। क्यों पहले जो राजा थे वो जिस क्षेत्र में राज करते थे उसके स्वामी होते थे, और जब भी कोई बात हो जाती थी तो आधा राज्य किसी दूसरे को सौंप देते थे। क्यों? क्योंकि वो जो राजा था वो एक कानूनी अवधारणा थी।
मतलब वो उसका कानून था, वो उस मिट्टी के समर्पित था। तो वो कानून जो राजा था वो किस मतलब कि राज्य को दे सकता है। लेकिन आज का नरेंद्र मोदी क्या राष्ट्र क्या देश को किसी मतलब देश किसी हिस्से को दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा देश है ये हमारे देश के लोगों की धरोहर है। पहले राज्य मतलब जो पहले जो होते थे स्टेट वो केवल राजा पे डिपेंड होते थे, यानी राजा जो उसका स्वामी होता था उस लैंड का। लेकिन आज भारत की 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की मालिक है। क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि पंजाब पाकिस्तान का हो गया, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का हो गया, सिक्किम भूटान का हो गया? क्या आज ऐसा नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या जो है वो भारत देश की स्वामी है, मालिक है। तो जो राज्य शब्द है उसमें कुछ जो देखिए राज्य में 4 तत्व आते हैं, स्टेट में 4 तत्व आते हैं। देखिए पहला आपका आता है एक फिक्स आपकी ज्योग्राफी, फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया हो, ज्योग्राफिकल एरिया। उसके बाद में देश की पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट, और फोर्थ नंबर आपकी कंट्री सॉवरेन हो। क्यों आज भारत जो है वो ताइवान से संबंध इंटरनेशनल स्थापित नहीं करता है? क्योंकि ताइवान जो राष्ट्र तो है लेकिन राज्य नहीं है। उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश ने मान्यता नहीं दी कि ये एक मतलब ये स्टेट है। इसलिए भारत कभी भी ताइवान के साथ में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं करता है, क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान उसके देश का इंटीग्रेट हिस्सा है। और अगर आपने ताइवान के साथ में रिलेशन स्थापित किए तो चाइना ये अपना डायरेक्ट इंटरनल इंटरफेयर मानेगा। तो ताइवान राष्ट्र तो है लेकिन राज्य नहीं है, और जब तक कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश को मान्यता नहीं दी जाती है वो राष्ट्र रहता, राज्य कानूनी अवधारणा में नहीं आता है। तो आई होप आपको राज्य शब्द भी समझ में आ गया होगा। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया होता है, इसमें आपको जनसंख्या होती है, इसमें आपको गवर्नमेंट सरकार होती है, सॉवरेन होता है। क्या 1947 पहले भारत हमारा सॉवरेन था? नहीं था, क्योंकि जजमेंट ब्रिटिश लेते थे। तो किसी राष्ट्र को मतलब संप्रभु होना जरूरी है। जब तक देश संप्रभु नहीं होगा तब तक कि वो स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने जजमेंट खुद नहीं ले सकता है, तो फैसले खुद नहीं ले सकता है। और सॉवरेन और किसी स्टेट को बनने के लिए उसका सॉवरेन होना बहुत जरूरी होता है। गवर्नमेंट हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है, एक ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास किसी देश अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो वो देश स्टेट नहीं बन सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करने के लिए आपको सॉवरेन होना पड़ेगा, तब आप बनेंगे स्टेट, और फिर आपको जो राष्ट्र है वो आपको देंगे, मान्यता देंगे, तब आपको कानूनी अवधारणा बनेगी, तब बनता है राज्य। और एक बार राज्य बन गया तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन सारे इससे देश संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेट वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी आपको नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट माध्यम से आप कमेंट कीजिए। आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में स्टेट को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। आप लोगों ने सच में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल का, तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और कमेंट कीजिए। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।